बेस्ट है। इसमें तो बोटिंग करने में मज़ा आएगा, इसमें बोटिंग करने में।
फुल ऑफ एनर्जी। ये है काचीगुड़ा स्टेशन और यहाँ से मैं एक ऐसा ट्रिप, मेरी लाइफ में एक अनोखा ट्रिप स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स और नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट्स एक्सप्लोर करने वाले हूँ। और ये जर्नी काफ़ी रोमांचक होने वाले हैं। और बर्फ़ वाली ट्रेन, स्कीइंग, जिप लाइन, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट जिप लाइन, ये भी ट्राई करने वाला हूँ। एंड आई होप मेरा प्रेजेंटेशन आप सबको अच्छा लगेगा। एंड ये ट्रिप में मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है। एंड आइए आप भी मेरे साथ इस ट्रिप में मेरे साथ मज़ा लीजिए। काचीगुड़ा मैसूर एक्सप्रेस में हम बैंगलोर तक जाने वाले हैं। भाई मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई, क्योंकि ऑफकोर्स एक्साइटमेंट तो था, लेकिन साथ में 40-50 हज़ार का कैमरा था भाड़े वाला। और ये गया मेरा होम टाउन गुत्ती, गूटी। एक्चुअली गौतमपुरी है नाम, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको बर्बाद कर दिया। गुड मॉर्निंग और स्वागतम टू अ सिटी व्हिच हैज मल्टीपल निकनेम्स, जिनको कहते हैं गार्डन सिटी, साइंस सिटी, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, स्पेस सिटी, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बैंगलोर। ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗಮನಿಸಿ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ। ಬಸ್ ಕನ್ನಡ तो सीख ले रहा हूँ। खब्बन पार्क। तो सुबह सुबह होने की वजह से हमें तो कोई टूरिस्टिक स्पॉट में जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमने चुना है कब्बन पार्क। यहाँ मैंने अपना लगेज को पार्क किया और यहाँ से मैंने शुरू किया मेरी व्लॉगिंग के लाइफ की शुरुआत। ये कैमरा जो आप देख रहे हैं, ये शेरपाल से रेंटेड किया गया है। Mon Dieu, vous n'allez pas croire। और किस्मत तो देखो, जैसे मैं कैमरा ऑन किया और थोड़ी देर चला, मुझे एक फ्रेंच बंदा मिल गया, फ्रांस से है। और जैसे आप जानते हो, शायद नहीं जानते हो तो अब पता चलेगा, मैं फॉरेन लैंग्वेजेस सीख चुका हूँ और पागल हूँ इन लैंग्वेजेस में बात करने के लिए। और इस बंदे को मैंने फ्रेंच में इंटरव्यू किया। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन वॉच दैट। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ उस फ्रेंच बंदे के साथ बात करने के बाद मैं एग्जिट मारता हूँ कब्बन पार्क से और आगे बढ़ता हूँ टुवर्ड्स बैंगलोर पैलेस, जो कि एक ऑसम मैजेस्टिक कंस्ट्रक्शन है। चलो उस पैलेस को एक्सप्लोर करते हैं। बैंगलोर, उसके लोग और उसके सोफिस्टिकेशन में कुछ तो बात है। हर किसी को ये सिटी पसंद आता है। ये इसकी वजह क्लाइमेट हो सकती है या लोगों का प्यार हो सकता है। हाँ, ये कन्नड़ा, हिंदी और ये तेलुगु, ये सब झगड़े तो होते रहेंगे, लेकिन जो यहाँ का क्लाइमेट है, उसको कोई नहीं बीट कर सकता। मैं एक्चुअली बैंगलोर के नज़दीक 200 किलोमीटर्स या 300 किलोमीटर्स की दूरी पर एक स्मॉल टाउन है, जो मैंने आपको इस वीडियो में ऑलरेडी बताया था, गूटी, वहां से हूँ। और बैंगलोर मेरे लिए मेरे बचपन का सपना है। हम लोग शॉपिंग करने के लिए बैंगलोर बहुत जाया करते थे और मेरे बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट दिए हैं, जैसे आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग और फैशन डिजाइनिंग का मैंने यहाँ एंट्रेंस टेस्ट दिया है। एंड ऑलवेज बैंगलोर हैज बीन माय फेवरेट। हैदराबाद नहीं
ఇక్కడికి వచ్చి మంచిగా కన్నడ మాట్లాడుతున్నారు. థ్యాంక్ యూ. నాకు కన్నడ మాత్రమే కాదు 10 లాంగ్వేజెస్ వచ్చు. वाह क्या दिन है। ये अंकल तो मेरी कन्नड़ा की तारीफ कर रहे थे। मैंने इनको बताया था कि मुझे कन्नड़ा ही नहीं पूरी 10 भाषाएं आती हैं और इस ये एक बेस्ट चीज है पता है लोकल भाषाएं जानना, क्योंकि आप लोकल लोगों से अच्छी तरह इंटरेक्ट कर सकते हो, बिजनेस आइडियाज मिलते हैं आपको, आपकी जर्नी और इंटरेस्टिंग बनती है। यस। तो भाई और बहनों, स्वागत है आपका इस सुंदर और शानदार इमारत में जिसका नाम है बेंगलुरु पैलेस। और इसका निर्माण 19वीं शताब्दी में हुआ था। इसका काम 1875 1874 में शुरू हुआ और 1878 1878 में पूरा हुआ। कुछ सूत्रों के अनुसार इसकी नींव 1862 1862 में फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी और निर्माण कार्य 1944 1944 तक चला। अब इसकी वास्तुशिल्प आर्किटेक्चर के बारे में बात किया जाए तो यह मुख्य रूप से ट्यूडोर और स्कॉटिश गॉथिक वास्तुकला का मिश्रण है, जो इस एक मध्ययुगीन महल जैसा लुक देता है। कहा जाता है कि यह इंग्लैंड के विंडसर कैसल से प्रेरित है। अब इसकी मालिक की बात किया जाए तो यह महल मूल रूप से मैसूर के वोडियार राजवंश के शासकों का निकास स्थान था एक टाइम में। वर्तमान में यह मैसूर शाही परिवार के स्वामित्व में है, यानी उनके ओनरशिप में है। मूल निर्माता, जानते हैं इसके मूल निर्माता कौन है? इस जगह को पहले रेवरेंड जे गैरेट, जो कि सेंट्रल हाई स्कूल के पहले प्रिंसिपल थे, उनके पास एक हवेली थी जिसे महाराजा चामराजेंद्र वडियार के संरक्षकों ने खरीदा और फिर महल का निर्माण रूप करवाया। आकार की बात किया जाए तो यह महल लगभग 45,400 वर्ग फुट यानी 45,400 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और इसके मैदान लगभग 454 एकर्स में फैला हुआ है। महल में लगभग 35 कमरे हैं, जिनमें अधिकांश शयन कक्ष यानी बेडरूम है। महल के अंदर शानदार दरबार हॉल, बॉलरूम, उत्कृष्ट लकड़ी की नक्काशी, रंगीन स्टैंड ग्लास खिड़कियां और महाराजाओं के समय की तस्वीर और पेंटिंग्स हैं। अफसोस इन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में नहीं बता सकते क्योंकि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग बात, बैंगलोर जो कि टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, आपको कोई गाइड हायर करने की जरूरत नहीं है अंदर जाकर एक एक चीज को देखने के लिए। आपको एक मोबाइल फोन दिया जाएगा जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर टूर
एंड आपको एक ईयरफोन्स दिए जाएंगे। आप किसी भी एरिया को जाएंगे, वहाँ नंबरिंग सिस्टम होगा, उस नंबर का ऑडियो फाइल आप सेलेक्ट करेंगे तो आप उस जगह का अहमियत, उस जगह का इम्पोर्टेंस पता चलेगा। और यह अब एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और इसके विशाल मैदानों का उपयोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों और संगीत समारोहों के लिए किया जाता है अभी। महल परिसर में फन वर्ल्ड नाम का एक मनोरंजन पार्क भी है। अगर आप इतिहास के शौकीन यानी हिस्ट्री बफ हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको बेंगलुरु पैलेस बिल्कुल पसंद आने वाला है। और आपके फैमिली में बच्चे भी हैं तो उनको फन वर्ल्ड बहुत पसंद आने वाला है। तो डू विजिट एंड डू एंजॉय। बस बहुत घूम लिया बेंगलुरु पैलेस। अब बादलों का सैर करते हुए हमें फ्लाइट लेकर एयर कार्ड पहुंचना है। चलो चलते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ बेंगलुरु पैलेस से लेकर केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट तक। डिस्टेंस है 32 किलोमीटर्स। यहाँ से कैब दिखा रहा है 600 रुपीज़ प्लस समवेयर अराउंड 680 शायद। तो मैं ले रहा हूँ एक ऑटो। क्या है वो सर्किल का नाम? माइकल सर्कल, मेकरी सर्कल, मेकिल, मेकरी सर्कल, मेकरी, MEKRI, MEKRI, मेकरी सर्कल। मेकरी सर्कल। मेकरी सर्कल के लिए जा रहे हैं हम लोग ऑटो में। 100 रुपये का भाड़ा है, 120 का भाड़ा है और वहाँ से जाएंगे फिर एयरपोर्ट के लिए 25 किलोमीटर है। एयरपोर्ट लाइनर बस लेकर देखते हैं वो कितने का है। वैसे तो मैंने खुद को प्रॉमिस किया था कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करूंगा और पैसे बचाऊंगा, लेकिन अब मुझे पेशेंस नहीं रहा बस के लिए वेट करने का। तो मैंने 300 रुपीज़ में ये शेयरिंग कैब बुक किया है। बुक नहीं किया, किसी भैया ने मुझे सजेस्ट किया, तो मैं मेकरी सर्कल से एयरपोर्ट जा रहा हूँ अभी 300 रुपीज़ पे करके। 25 किलोमीटर्स। तुम्हारा ऊपर आएगा चैनल, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चैनल ऊपर आएगा। जब मैं को पैसेंजर के लिए वेट कर रहा था, शेयरिंग कैब है ना, तब सारे तमाम कैब ड्राइवर्स की गैंग ने मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे कैमरा के बारे में, सब कुछ, और शुभकामनाएं दिए मुझे मेरे यूट्यूब ब्लॉगिंग के लिए। ऑल द बेस्ट कहा। सो मुझे ज़रूरी थी ये सब चीज़, क्योंकि ये पहली टाइम मैं ब्लॉगिंग के लिए बाहर निकला हूँ अपने कंफर्ट जोन से निकल कर। तो या आई एम एक्साइटेड, बट लेट्स गेट गोइंग। अब हम इनायतुल्लाह मेकरी सर्कल से एयरपोर्ट जा रहे हैं। ಆಯ್ತು ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ನಿನ್ನೆನೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಿನ್ನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ। बैंगलोर में भाई हर जगह आपको आजकल मॉडर्नाइजेशन, बड़े बड़े रोड्स, स्काई स्क्रेपर्स, ऑलमोस्ट स्काई स्क्रेपर्स दिखने को मिल रहे हैं। भाई शहर तरक्की कर रहा है, अच्छी बात है, हम हैप्पी। You're the third or fourth person I'm seeing right now who is speaking like 3 languages in a row. You just spoke Telugu, then you started off with Kannada, then you are fluent in English, and then airport ke dari. I can manage half of your languages. Yeah. So how come, maybe Bangalore is close to Andhra, that's the reason why a lot of people are accustomed with Telugu here. No, my mother tongue is Telugu. Oh, okay. Okay, then I'm born and brought up in Karnataka. Okay, I know Kannada. Okay, I studied English, Hindi, and then I picked up Tamil. वाह। अच्छा, तो आजकल हिंदी वालों को थोड़ा डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। आई मीन एज पर मीडिया, आई एम नॉट श्योर। हम लोग हैदराबाद में बैठ के या कहीं और बैठ के मीडिया में देखते हैं कि अगर कन्नड़ा नहीं बात करते तो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। कि वो सही है या नहीं, गलत ऐसा है? कुछ नहीं है। Okay, Bangalore especially is one place. Okay, all the languages survive. Okay, so I have not seen this one. This discrimination you can see it in Tamil Nadu very much. Okay. Okay, Prevalent. very. Okay, even though if they
know English and Hindi, they don't talk. Oh, wow. They don't prefer to talk. Maybe do you think the new generation is changing towards that view? Yes, a little, because they are also realizing that okay, sticking to one language can't survive. Yeah. Okay, so because this is a what do you call? This is subcontinent, yeah. Okay, so Hindi, you correct. have to know multiple languages. Okay, Correct. and you have to respect those languages. Okay, so that way, if you know more languages, the chances of your survival is better. Correct. Yeah. I'd like to underline that. I think my dream is to visit Latin America once, and I do. Okay. If I do so. भाई बैंगलोर एयरपोर्ट तो एक अलग ही प्लेनेट लग रहा था मुझे। आप ही देख लो। डोमेस्टिक एयरपोर्ट और वो भी इतना सुंदर, माशाल्लाह। एक आर्ट के जैसा है, एक मास्टरपीस के जैसा है हर एक कोना इस एयरपोर्ट का। यह एयरपोर्ट इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाया गया है और ऑपरेट किया गया है। इसने इंडिया के एविएशन सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन की एक नई क्रांति शुरू की है। इस एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 एक आर्किटेक्चरल वंडर है, जिसे टर्मिनल इन गार्डन थीम पर डिजाइन किया गया है। यह बैंगलोर सिटी की गार्डन सिटी वाली पहचान को पूरी तरह से रिटेन करता है, जिसमें आपको इंटीरियर में भरपूर ग्रीनरी मिलेगी। आपको
आपको जानकर खुशी होगी कि यह एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 यूनेस्को अवार्ड विनर है। टर्मिनल 2 को उसकी आउटस्टैंडिंग डिजाइन के लिए यूनेस्को के 2023 प्री वर्साइल में स्पेशल प्राइज मिला है। इसे वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल किया गया है, जो इसे इंडिया का इकलौता ऐसा एयरपोर्ट बनाता है और इंडिया थर्ड बिगेस्ट हब है ये। यह एयरपोर्ट दिल्ली और मुंबई के बाद इंडिया का तीसरा सबसे व्यस्त यानी बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। यह डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह के ट्रैवल के लिए एक मेजर हब बन चुका है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये 100% सोलर पावर इनिशिएटिव के तहत बना गया है। यह कर्नाटक राज्य का पहला एयरपोर्ट है जो पूरी तरह से सोलर पावर्ड है। यह सस्टेनेबिलिटी की दिशा में एक बिग स्टेप है जो इसके कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है। तो फ्लाइट कैच करने में और टाइम था तो मैं सोचा कि हार्ड रॉक में एक बर्गर खा लेता हूँ, क्योंकि मैंने कोच्चि में एक डबल डेकर बर्गर खाया था, बहुत टेस्टी था। लेकिन ये 865 रुपीस का बर्गर है, देखता हूँ कैसे है। I'm going to I will eat and let you know the taste of it. Honestly, no comments about the burger. आप खुद ट्राई कर सकते हैं, लेकिन I neither would say positive nor would say negative about it. But look at this, ये तो देखो, मैं क्रिसमस के टाइम पे बाहर निकला था, 25 दिसंबर नजदीक आने वाला था, तो ये सब डेकोरेशंस देखने को मिले मुझे एयरपोर्ट के पास, एंड completely awesome. The best time to travel. Also the worst आप आगे जानेंगे।
वो एयरक्राफ्ट जो हमें बैंगलोर से सीलम लेके जाने वाली है, और द चीपेस्ट फ्लाइट आई जस्ट अच्छा ओके सॉरी वी जस्ट क्रॉस द रेड लाइन देयर, रेड लाइन नहीं क्रॉस करना चाहिए। तो ये एयरक्राफ्ट हमें लेके जाने वाली है बैंगलोर से सेलम, और ये शायद साउथ इंडिया में सबसे चीपेस्ट एयर फ्लाइट है। और ये आई है हमें बैंगलोर टू सेलम 735 रुपीज़। ओके मैं अगले एपिसोड में आपको ये समझाने वाला हूँ कि साउथ इंडिया का सबसे चीपेस्ट, साउथ इंडिया को छोड़िए, इंडिया का सबसे चीपेस्ट फ्लाइट कैसे बुक कर सकते हैं हम यूजिंग द इनकॉग्निटो मोड फीचर। और इसके अलावा आपको मेरे सेलम से येरकार्ड, और येरकार्ड में जो टूरिस्टिक प्लेसेस है जो मैंने एक्सप्लोर किए हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। I'll see you in the next episode. Until then, take care, have fun, follow your passion. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe.